प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं सभी प्यारे बच्चों को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और हम मनाता हूं कि आप लोग बहुत तंदुरुस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5, जिसका नाम है रोजगार एवं सेवाएं। चैप्टर का नाम ही है रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार मतलब आप जानते हैं, आप बहुत सा न्यूज़पेपर में देखे होंगे, लोग कहता है रोजगार दे रहा है। अभी जो चुनावी माहौल है तो आप देखते होंगे, हमेशा कोई कहता है 50 लाख हम नौकरी देंगे, कोई कहता है कि हम 1 करोड़ रोजगार को पैदा करेंगे। रोजगार के लिए सब महिला को 10-10 हजार रुपया दे रहा है, वही रोजगार होता है, समझ गए। और बेरोजगार मतलब नल्ला, वही सब पढ़ना है। बस रोजगार, बेरोजगार और सेवाएं, बस इतने वो चीज पढ़ना है। सेवा मतलब आपको पहला ही चैप्टर में बताए थे, क्या बताए थे? सेवा क्षेत्र कौन? तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहेंगे। प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं? उसको कृषि क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र उद्योग क्षेत्र के, और तृतीय क्षेत्र किसको? सेवा क्षेत्र को कहते हैं। बस यहाँ दो ही चीज पढ़ना है, रोजगार और सेवा में क्या संबंध है, रोजगार क्या है, सेवा क्या है, बस इतना ही पढ़ेंगे, यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, इसमें इससे रिलेटेड बहुत सा चीज है, वह पढ़ेंगे। और कहते हैं पढ़ाई में कठिनाई आती है, पढ़ाई में कठिनाई आती है, लेकिन इसका परिणाम अवश्य मिलता है, यानी जरूर मिलता है। जो चीज में कठिनाई होता है ना, समझिए 100 नहीं 200% कहते हैं, 100% आपको सफलता का परिणाम देखने को मिलेगा, रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसलिए कठिनाई से कभी भी मत भागना चाहिए, परेशानी से, परिश्रम से कभी भी मत भागना चाहिए। तो आइए आपका चैप्टर, आइए चैप्टर में, और कहते हैं रोजगार एवं सेवाएं। तो जैसा कि हमने सब चैप्टर में हमने पहले बताया है कि जो आपका हेडिंग है, जो आपका शीर्षक है, उससे पहले हम उसका परिभाषित करेंगे, यानी रोजगार क्या है। तो देखिए हम यहाँ टिक मार्क दिए हैं, तो आप यहाँ स्टार मार्क दीजिए, चाहे 1 नंबर देख दीजिए। यहाँ देखिए रोजगार क्या है, तो यहाँ विवरणिका चिन्ह देख दीजिएगा। इसका अर्थ क्या होता है? रोजगार का अर्थ देश के मानव संसाधन को ऐसे कार्यों में लगाना है जिससे देश की उत्पादकता बढ़े। देखिए रोजगार क्या होता है? रोजगार मतलब होता है कोई पेशा करना, रोजगार मतलब कोई होता है उद्योग धंधा करना, रोजगार मतलब होता है कि कोई पैसा कमाना। जब भी आप कोई काम करेंगे तो उसमें उत्पादक बनेगा। कृषि कीजिएगा तो कृषि गेहूं चावल बनेगा कि नहीं होगा, उत्पादन होगा कि नहीं होगा? अवश्य होगा। तो वही कह रहा है रोजगार हम किसे कहेंगे? रोजगार का अर्थ क्या होता है? देश के मानव संसाधन, जो संसाधन है मानव के लिए, वह ऐसे कार्यों में लगाना है। आप कहिएगा संसाधन क्या है? तो हम भूगोल में बहुत सुंदर से चिल्ला चिल्ला के बताए हैं, जो बच्चा नहीं देखे हैं तो जाइए चैप्टर वाइज, एकदम क्लास वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो मानव संसाधन क्या होता है वह आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मानव संसाधन के ऐसे कार्यों से लगाना है जिससे देश की उत्पादकता बढ़े। मतलब रोजगार का अर्थ होता है जब भी कोई काम करे, कोई रोजगार व्यक्ति हो, उससे देश की जो उत्पादन क्षमता क्या होता है? बढ़ता है। और सामान्य लोगों के लिए न्यूनतम आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा और मकान प्राप्त होता है। अगर आप रोजगार है, आपके पास नौकरी है, आपका पेशा है, व्यवसाय है, तो आपको रोटी, कपड़ा और मकान प्राप्त होता है, यही तो रोजगार है। अब हम इसी का उल्टा बेरोजगार, यानी जिसको आप नल्ला कहते हैं, उसके बारे में सुन लीजिए। तो क्या होता है? बेरोजगार के बारे में सुनिए। बेरोजगार क्या है? पहले रोजगार पढ़ लिए, उसके बाद बेरोजगार भी समझ लीजिए। यह जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए, यह बहुत कहीं पूछ दे बिहार बोर्ड। तो यहां देखिए ऐसे लोग जो काम करने के लायक होते हैं और जिन्हें उचित परिश्रम पर काम नहीं मिलता है, उसे बेरोजगार कहते हैं। समझ लीजिए बेरोजगार किसे कहते हैं? ऐसे लोग हैं जो काम करने के लायक हैं और वह करना नहीं चाहता है, या उसे उचित परिश्रम नहीं मिलता। वो सोचेगा कि हम डीएम के बराबर मिलेगा पैसा तब काम करेंगे, वो इसी सोच में वह बेरोजगार रह जाता है। समझ गए? जो कि कोई काम का नहीं रहता है। तो वही परिभाषा, बहुत सुंदर परिभाषा लिखे हैं कि ऐसे लोग जो काम करने के लायक है, यानी वह काम कर सकता है और उन्हें उचित परिश्रम का मतलब अच्छा पैसा नहीं मिलता है,
तो इसलिए वो काम नहीं करना चाहता है, शरीर रहते हुए भी मतलब परिश्रम नहीं करना चाहता है, उसे हम बेरोजगार कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? बेरोजगार कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है आपको जीवन में सफलता पाना है तो आप परिश्रम से मत घबराइए, नहीं तो आप भी बेरोजगार बन जाइएगा। समझ गए? तो यह सुनिए, अब हम लोग पढ़ेंगे रोजगार का परिभाषा देख लिए। अब हम एवं का तो मतलब नहीं है, तो यहां देखिए एवं मतलब जोड़ने का काम करता है, यह भी है सेवा। अब हम लिखें सेवा का मतलब समझेंगे। सेवा क्षेत्र क्या होता है जान चुके हैं, लेकिन फिर से हम लोग जानेंगे। सेवा क्षेत्र से हमारा तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जहां शारीरिक शक्ति, कार्य क्षमता, रोजगार उपलब्ध कराया जाए तो उसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। और दक्षता के आधार पर देखिए यहां क्या है, यहां कहेंगे जहां शारीरिक शक्ति, कार्य क्षमता, रोजगार उपलब्ध कराया जाए तो उसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। बस इतना भी लिख देंगे तो दक्षता के आधार पर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। समझिए, जहां क्या होगा, शारीरिक शक्ति, कार्य क्षमता, रोजगार उपलब्ध हो कराया जाए उसे हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र का तात्पर्य करना है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जैसे बैंक, हम बताए थे बैंक, और जितना भी नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं वह सब, समझ गए, यह सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आप जान रहे हैं, तो यह सेवा क्षेत्र का परिभाषा हुआ। अब हम आगे पढ़ेंगे रोजगार और सेवा क्षेत्र में संबंध। यह बिहार बोर्ड का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा है, यह समझिए भी आई है। समझिए, तो कहेगा रोजगार और सेवा क्षेत्र में क्या संबंध है। बस आप ऐसे समझ लीजिए, रोजगार पहले समझिए, रोजगार आप अगर करते हैं तो कुछ ना कुछ धन कमाते हैं। रोजगार करते हैं तो मान लीजिए आप 5,000 रुपया आज कमाए हैं, 5,000 रुपया तो नहीं है, 500 रुपया समझिए कमाए हैं। 500 रुपया, कोई मजदूर क्लास का आदमी है तो 500 रुपया कमाए है, तो रोजगार का मतलब है कि 500 रुपया कमाए तो आपका जीविका तो चलेगा ही। इसमें से 300 रुपया आप खर्चा कर दिए, इसमें से 300 रुपया खर्चा कर दिए तो आपके पास कितना बचा? 200 रुपया बचा। यह 200 रुपया जो बचा है इसमें तो आप तो 300 रुपया तो खाना खा लिए, कपड़ा खरीद लिए, फलन चलन जो भी करना है कर लिए। यह 200 रुपया जो बचा है, यह बचाते हुए आप बाद में क्या करेंगे? सेवा क्षेत्र में लगाएंगे। इसलिए कहा जाता है रोजगार और सेवा में घनिष्ठ संबंध है। तो वही चीज लिखा हुआ है, देखिए उत्तर में, जब कोई व्यक्ति जीविकोपार्जन मतलब जीने के लिए कोई रोजगार करता है, जीविकोपार्जन मतलब जीवन को चलाने के लिए कोई रोजगार करता है, के लिए धन एकत्रित करता है, उसी धन में से खर्च करने के बाद, अभी हम बताए हैं, उसी धन में से रोजगार करता है, कुछ धन अर्जित करता है और खर्च करने के बाद शेष रुपये को जमा पूंजी के रूप में किसी अन्य क्षेत्र में निवेश कर देता है। अगर वह जो रुपया आपको जमा हुआ, जो बचाए आप, वह किसी अन्य क्षेत्र में, बैंक में जाकर रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, तो ऐसे अन्य क्षेत्र में निवेश कर देते हैं, तो ऐसे क्षेत्र यानी सेवा एक दूसरे के सीधा संबंधित है। मतलब हम कह सकते हैं रोजगार और सेवा एक दूसरे से सीधा संबंधित है, क्षेत्र उत्पन्न होता है। अतः रोजगार, देखिए यहां कट के यहां थोड़ा सा इधर आ गया, समझ गए। यहां आप सेंटेंस सीधा कर लेंगे, यहां सेंटेंस टेढ़ा है, ये टाइप करने में, कॉपी पेस्ट करने में इधर हो गया। तो आप यहां के बाद लिखेंगे ऐसे क्षेत्र, देखिए क्षेत्र उत्पन्न होता है, यहां देखिए क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो निवेश करता है तो कौन सी होता है? जब निवेश कीजिएगा तो कौन क्षेत्र उत्पन्न होगा? सेवा क्षेत्र उत्पन्न होगा। अतः रोजगार और सेवा, यहां देखिए, यह यहां से हम स्टार देते हैं, यह आपको यहां से जोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ एक लिख देते हैं, यहाँ एक लिख देते हैं, यहाँ स्टार दे दिए, यहाँ स्टार दे दिए, तो कह दीजिएगा अतः रोजगार और सेवा एक दूसरे के सीधा संबंधित है। बस हो गया, रोजगार और सेवा एक दूसरे से जब तक रोजगार नहीं कीजिएगा तो सेवा क्षेत्र सृजित ही नहीं होगा। कहिए क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप रोजगार नहीं कीजिएगा तो आप पैसा बचाइएगा नहीं, पैसा बचाइएगा नहीं तो बैंक में रखिएगा नहीं, तो बैंक जब नहीं रखिएगा तो बैंक किस अंतर्गत आता है? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। तो एक दूसरे के सीधा संबंधित है, रोजगार और सेवा में घनिष्ठ संबंध है, यह बात आप याद रखेंगे। अब आइए सेवा क्षेत्र पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए, यानी निबंध लिखिए। लेख मतलब होता है निबंध लिखिए। तो छोटा सा निबंध लिखने के लिए उसको इतिहास भी आपको लिखना होगा, तो बहुत अच्छा से इसमें से 2-4 पॉइंट आपको याद रखना होगा। बस आराम से कोई भी निबंध लिख सकते हैं। कोई भी निबंध लिखने के लिए वह होता क्या है,
वह पूर्व से कैसे चल आ रहा है और वर्तमान में क्या स्थिति है और भविष्य में क्या होने वाला, यही निबंध होता है। समझिए, तो आप लिख सकते हैं आर्थिक उदारीकरण वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिलती है। सेवा क्षेत्र एक व्यापक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत आए दिन मानव संसाधन के लिए व्यापार पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होने लगे हैं। वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पादन में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से ज्यादा हो गया है। 2007-8 के अनुसार सेवा क्षेत्र का यह योगदान 68.6% हो गया है। 2006-7 में सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान का हिस्सा घटकर 18.5% तथा सेवा क्षेत्र का योगदान 55.1% हो गया। आप देख रहे हैं सेवा क्षेत्र में योगदान बढ़ रहा है। पहले कृषि लोग ज्यादा करता था, अब कृषि के क्षेत्र में योगदान कम हो रहा है कि लोग कृषि छोड़ छोड़ कर नौकरी करना चाह रहा है, तो सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। और क्या हो रहा है, कृषि क्षेत्र में जो योगदान था वह घट रहा है। तो इससे साबित होता है लोग सेवा क्षेत्र की ओर झुकाव आ रहा है। आए दिन आने वाले दिन में लग रहा है कि कृषि करने वाले की संख्या बहुत नगण्य हो जाएगा। इस तरह से लोग नौकरी की तलाश में अगर जुटते रहेंगे तो नौकरी के कृषि के क्षेत्र में बहुत ही कम प्रतिशत लोग ही बचा हुआ रहेगा। समझ गए? तो इसमें यह बात भी निबंध में इतना बात आप लिख सकते हैं। बहुत हो गया, थोड़ा सा इतिहास भूगोल की तरह लिख लीजिएगा, पहले क्या था अभी क्या है, बस हो गया। समझ गए? आगे आइए, आगे हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्रों का वर्णन करें। तो बहुत सुंदर से हम लोग देख लेंगे आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्रों का वर्णन हम लोग कर लेंगे। कैसे करेंगे? आर्थिक विकास का शाब्दिक अर्थ पहले देख लेंगे, इसका मुख्य क्षेत्र भी देखेंगे। देश के सभी प्रकार के संसाधन में विस्तार एवं वृद्धि करना। देखिए, आर्थिक विकास का मतलब होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये तो हम पढ़ चुके हैं पिछला चैप्टर में, लेकिन फिर से हम कह रहे हैं आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है, तब इसका क्षेत्र बताएंगे। पहले इसका तो मतलब समझ लीजिए, आर्थिक विकास का मतलब समझ लीजिए, उसके बाद इसका कौन कौन क्षेत्र होता है वह भी समझ लेंगे। आर्थिक विकास मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कौन कौन क्षेत्र आता है उसको लिख देंगे। तो 2 लाइन लिखिएगा। इसका अर्थ क्या होता है, देश के सभी प्रकार के संसाधन में विस्तार एवं वृद्धि कर। देश में जो संसाधन है ना उसको विस्तार करना और बढ़ाना, और क्या करना, वृद्धि करना, यही आर्थिक विकास का मतलब हुआ। जब आपके पास रिसोर्सेस रहेगा, संसाधन रहेगा, तभी ना आपका देश भी ग्रोथ होगा, नहीं तो होगा नहीं होगा, डेवलप नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जाता है आर्थिक विकास के प्रमुख क्षेत्रों में कृषि सर्व प्रमुख है। भारत जो है आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन है, क्षेत्र है आपका कृषि है, सर्व प्रमुख है, क्योंकि आज भी सबसे अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। क्योंकि आज भी कृषि क्षेत्र ही एक ऐसा है, प्राथमिक क्षेत्र ही ऐसा है कि लोगों की अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद उद्योग का स्थान है, उसके बाद किसका स्थान है, उद्योग का स्थान है, जिसमें कुशल मजदूरों को काम दिया जाता है। उद्योग में कुशल मतलब अच्छे मजदूर, जो कामगार है उसको रोजगार दिया जाता है। कोई फैक्ट्री में आपको रखेगा, जो नालायक है, जो काम करना नहीं चाहता है, उसको नहीं रखा जाता है, इसलिए कुशल मजदूर को ही रखा जाता है, अच्छे मजदूर को। तो सेवा क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में सर्वाधिक तीव्र विकास दर्ज की गई है, परंतु इसमें सूचना प्रौद्योगिकी मतलब IT के क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी मतलब जो भी मोबाइल इंटरनेट संबंधी जो कार्य होता है उस क्षेत्र में सबसे ऊपर है। इसमें अति कुशल लोगों की ज्यादा रोजगार मिला है। आज सेवा क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास में सबसे अधिक योगदान दे रहा है। आज जो है ना सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र में भारत का आर्थिक विकास करने में बहुत ही अधिक योगदान दे रहा है, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र अभी सभी जगह छा गया है। और अभी आए दिन देखे होंगे कि साइबर क्राइम से संबंधित बहुत ज्यादा घटना बढ़ गया, इसलिए एक स्पेशल साइबर थाना, साइबर क्राइम ब्रांच बहुत सा खुल रहा है बिहार समेत पूरे भारत में। समझ गए? तो यह क्षेत्र आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।
क्योंकि आज के युग में बिना मोबाइल और बिना नेट के जीवन चल ही नहीं सकता है। आप लोग भी लगभग 50% बीमार हो गए होंगे मोबाइल का, हम तो है ये हैं। उसी प्रकार से जीवन में लगभग सारा आदमी इंटरनेट के माध्यम से, यदि आज ही नेट रुक जाता है, अगर आईटी सेक्टर बंद हो जाता है, तो समझिए यह देश का विकास भी रुक जाएगा। समझिए आर्थिक विकास का मतलब होता है देश के संसाधन का वृद्धि करना और विकास करना, वह भी रुक जाएगा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, समझ गए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इतना बात लिख देंगे तो काफी है। आगे हम आएंगे सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्य। देखिए अभी हम बताए सूचना प्रौद्योगिकी आईटी विभाग क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, तो उससे संबंधित 3-4 कार्य 5 कार्य याद रखेंगे। कौन कौन कार्य होता है सूचना प्रौद्योगिकी, तो आपको पूछेगा तो लिख सकते हैं। कॉल सिस्टम सेंटर यानी कस्टमर केयर, आप कंपनी को फोन करते हैं, चाहे बैंक हो, चाहे आपका मोबाइल में मान लीजिए कि पैसा कट गया हो, ज्यादा पैसा कटता हो, आप रिचार्ज कराए नहीं बात हो रहा है, तो कॉल सेंटर का बात करते हैं। तो वह भी एक सेवा क्षेत्र के अंतर्गत यानी आईटी सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। रिकॉर्डिंग सेंटर, संगीत की रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली, जैसे हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो यह भी आईटी सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। बिना नेट का तो हम पढ़ा नहीं सकते हैं, नहीं आपके साथ जुड़ सकते हैं। चिकित्सा संबंधी परामर्श, देखिए फोन पर वीडियो कॉल से आप शिक्षक डॉक्टर से आप चिकित्सित कर सकते हैं, समझ गए। यह सब आईटी से जुड़े कार्य होता है। बैंकिंग कार्य, बैंक भी बिना नेट के नहीं चलेगा। यानी हम आपको बताए थे मोबाइल और इंटरनेट से होने वाली सारी कार्य जिसमें कोई तकनीकी का प्रयोग हो, जिसमें कोई आधुनिक तकनीकी का प्रयोग हो, उसे हम आईटी सेक्टर कहेंगे। आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित कार्य कहेंगे। बस तो सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र का नाम लिखे, तो यही चीज लिख दीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो इस प्रकार से आप लिख दीजिए उत्तर में सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 क्षेत्र निम्न है, तो उसी प्रकार से उतार दीजिएगा, हो गया। ठीक है, आगे आइए। अब सेवा क्षेत्र की क्या क्या भूमिका है यह भी देख लीजिए। हमको 2 ही चीज पढ़ना है, रोजगार और सेवा, तो हम इसका भूमिका भी देखेंगे। क्या भूमिका है, तो देखिए हम आपको जापान ले चलते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो, वहां ले चलते हैं। जापान क्या है, एक विकसित देश है। जापान क्या है, एक विकसित देश है। अमेरिका क्या है, विकसित देश है। देखिए विकसित देश इसलिए है कि वहां तकनीकी परिपूर्ण है, वहां बहुत ज्यादा तकनीकी है, यानी आईटी सेक्टर बहुत डेवलप है। जिस देश की आईटी सेक्टर जितना डेवलप होगा, जिस देश की इंजीनियर जितना मजबूत होगा, जिस देश की तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी जितना सुंदर होगा, वह देश विकसित कहलाएगा। देखिए अमेरिका और जापान विकसित है क्योंकि यह तकनीकी के नंबर में परिपूर्ण है। और भारत देखिए विकासशील है। विकासशील मतलब होता है अभी विकसित हो रहा है, अभी विकसित हो रहा है, विकसित के राह पर चल दिया है। क्योंकि यहाँ अभी खराब तकनीक है, यहाँ बढ़िया तकनीक नहीं है भारत में। पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहाँ जो है, यहाँ देखिए भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों में तकनीकी खराब है, जिसके कारण यह देश अभी विकासशील की श्रेणी में रखा गया है, तीनों देश। अब फिर देखिए वियतनाम, इजराइल, ये विकसित है क्योंकि यहाँ तकनीकी परिपूर्ण है, यहाँ सबसे अच्छा तकनीक। इससे हमरा इस स्लाइड से हम यह समझ सकते हैं, जिस देश में तकनीक अच्छा होगा, जिस देश में जितना तकनीकी अच्छा होगा, वह देश विकसित होगा। जो देश में तकनीक अच्छा नहीं होगा, उस देश विकसित नहीं कहलाएगा और जल्दी विकसित नहीं होगा। भारत में विकसित अभी नहीं है, विकासशील है, क्योंकि यह विकास कर रहा है। आगे दिन आए दिन हो सकता है यहाँ भी तकनीक परिपूर्ण हो जाए, जरूर होगा, इतना लोग लगा हुआ है। आप लोग पढ़ रहे हैं, आए दिन आप भी इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, देश में तकनीक में योगदान देंगे, तो जरूर भारत भी विकसित होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बीमारू राज्य किसे कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि यह क्वेश्चन आपका 2 नंबर में कई बार पूछा है कि बीमारू राज्य किसे कहते हैं। अब बीमारू मतलब राज का नहीं है ना, पोलियो मार दिया है। राज मतलब स्टेट होता है, जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, यह सब राज्य हुआ। तो उसको बीमार हो गया, उसको बुखार नहीं लगा है, उस बीमारू राज्य कैसे कहेंगे यह समझिए। बीमारू राज्य हम
का कोई मापदंड होता है वही लिखेंगे। लिखेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, रोजगार, बिजली, बैंकिंग, यातायात, कॉलेज की सुविधा। यह कॉलेज की सुविधा अच्छी ना हो उसे हम बीमारू राज्य की श्रेणी में रखा जाता है। यानी यह सब व्यवस्था जिस राज्य में अच्छा नहीं हो, क्या बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा है, क्या बिहार में शिक्षा व्यवस्था, आप ऐसे अपना दिल से क्वेश्चन कीजिएगा, क्या बिहार में परिवहन व्यवस्था अच्छा है। परिवहन मतलब तो आप समझ रहे होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो जैसे कि रेलगाड़ी, जैसे कि बस, जैसे कि टेम्पू, जैसे कि रिक्शा, परिवहन व्यवस्था। रोजगार क्या अच्छा है, बिजली, बैंकिंग, यातायात, कॉलेज की सुविधा, पढ़ाई की सुविधा क्या अच्छा है, तो बिहार बीमारू राज्य नहीं है, और नहीं तो बिहार बीमारू राज्य है। तो बीमारू राज्य किसे कहते हैं, तो आपको यह बात लिख देना है, जिस राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, रोजगार, बिजली, बैंकिंग, यातायात, कॉलेज की सुविधा अच्छी हो उसे हम बीमारू राज्य नहीं कहेंगे, जिसमें अच्छी नहीं हो उसे हम बीमारू राज्य कहेंगे। तो यहां तो बीमारू राज्य का परिभाषा देना है, तो लिखेंगे यही सब सुविधा अच्छा नहीं हो जिस राज्य में, उसे हम क्या कहेंगे, बीमारू राज्य कहेंगे। बस इतना हो गया। अब हम लोग सेवा क्षेत्र को बांटेंगे दो भाग में। सेवा क्षेत्र को कितना भाग में बांटेंगे, दो भाग में, एक सरकारी सेवा क्षेत्र और एक गैर सरकारी सेवा क्षेत्र यानी प्राइवेट। प्राइवेट तो आप समझ रहे हैं यानी निजी क्षेत्र, प्राइवेट यानी निजी क्षेत्र, समझ गए। एक सरकारी सेवा क्षेत्र, एक निजी क्षेत्र। तो हम पहले सरकारी सेवा क्षेत्र या सहकारी सेवा क्षेत्र, दोनों एक ही होता, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जब केंद्र अथवा राज्य की सरकार, जब केंद्र तथा राज्य की सरकार लोगों से विभिन्न क्षेत्रों में काम को लेकर मासिक वेतन के रूप में पैसा देती है तो उसे सरकारी सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी को रखा जा सकता है। हम पहले भी बताए हैं कि सेवा क्षेत्र, सरकारी सेवा क्षेत्र किसे कहेंगे, जब कोई देश मतलब अपन भारत अथवा राज्य, अपन बिहार या कोई भी यूपी सरकार, यूपी की केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार लोगों को विभिन्न क्षेत्र में, या तो प्रखंड में, या तो उद्योग के क्षेत्र में, या इंदिरा आवास देने में, यानी विभिन्न क्षेत्रों में उसको काम लेता है। उससे क्या काम लेता है कि काम करेगा, जनता को यह कर दो, उसको जो गरीब है उसको वृद्धा पेंशन दो, बहुत सारा काम लेता है, उसके बदले में उसको वेतन का भुगतान करता है, पैसे देती है। इसी को हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का सरकारी नौकरी आता है। इसके अंतर्गत किस सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है, जो भी सरकारी नौकरी कर रहा है, चाहे डीएम हो, एसपी हो, डीडीपी, डीडीसी हो, चाहे जो भी हो, डीडीसी हो, चाहे आपका कमिश्नर हो, डीआईजी हो, डीजीपी हो, सारा यह सब क्या कहलाएगा, सरकारी क्षेत्र सेवा क्षेत्र कहलाएगा, सरकारी सेवा कहलाएगा या सहकारी क्षेत्र सेवा कहलाएगा। समझ गए। आगे आगे हम देखेंगे, जैसे देखिए सैन्य सेवा, जैसे भी लिख सकते हैं रेल सेवा, अगर रेल में नौकरी कीजिएगा तो भी सरकारी, वायुयान सेवा, स्वास्थ्य सेवा, वित्त सेवा, शिक्षा सेवा, बस सेवा, बैंकिंग सेवा, अन्य सभी सरकारी सेवा इत्यादि, यह सब सरकारी सेवा यानी सहकारी सेवा कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे गैर सहकारी सेवा क्या है, यानी प्राइवेट क्या है। तो बस कोई भी कंपनी रखेगा उसको। जब कोई केंद्र या राज्य सरकार के अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को स्वयंसेवी संस्था यानी एनजीओ, स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाने का काम करती है तो उसे गैर सरकारी सेवा क्षेत्र कहलाता है। जैसे बैंकिंग सेवा, दूर संचार, यातायात, रोजगार। देखिए यातायात में भी आप प्राइवेट बस देखे होंगे, दूर संचार में भी देखिए जियो, जियो क्या है, सरकारी है? नहीं। यहां देखिए सहारा, क्या सरकारी था? बैंकिंग क्षेत्र था ना, तो सहारा था। तो स्वरोजगार, रोजगार देने का यह सब काम करता है। चाहे आप बस खरीद लीजिएगा तो ड्राइवर रखिएगा कि नहीं रखिएगा, रखबे कीजिएगा, तो उसे स्वरोजगार भी कह सकते हैं। अपना भी रोजगार, लोग अपना स्वरोजगार मतलब अपना रोजगार, उसको रोजगार नहीं मिलेगा, अपने ही मैनेजर एमडी बनकर रहेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाएगा, तो उसको अपना रोजगार भी मिलता है। और यह सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये गैर सरकारी क्षेत्र यानी प्राइवेटीकरण हम इसको कह सकते हैं। समझ गए। आगे आइए, गैर सरकारी संस्था किस प्रकार
सेवा क्षेत्र के विकास को सहयोग करता है, उदाहरण लिखें। अब देखिए गैर सरकारी संस्था जो है किस प्रकार सेवा क्षेत्र के विकास को सहयोग करता है, इसका उदाहरण देकर समझाना है आपको। गैर जो प्राइवेट संस्था है, जो स्वयंसेवी संस्था है, वह किस प्रकार से सेवा क्षेत्र के विकास में सहयोग करता है, उदाहरण देना है। देखिए बहुत सुंदर से लिख सकते हैं कि जब सरकार अपने द्वारा संचालित कार्यक्रमों को गैर सरकारी संस्था के सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सेवाएं जैसे ब्यूटी पार्लर क्या सरकार खोलती है? नहीं, कोई आम जनता खोलता है, यानी प्राइवेट होता है। दूर संचार सेवाएं क्या सब बीएसएनएल छोड़कर बाकी सब दूर संचार क्या है? एयरटेल, जियो, वोडा, यह सब क्या है? प्राइवेट है कि नहीं है? गैर सरकारी संस्था है। स्वरोजगार भी है इसके पास सेवाएं, बस सेवा से विमान सेवा, अब तो विमान भी बहुत प्राइवेट आ गया है, ठीक, इत्यादि ऐसे सरकारी ऐसे सेवा सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों ही स्तर पर चलाई जाती है। यह सब देखिए बैंकिंग सेवा, दूर संचार सरकारी भी है, विमान सेवा सरकारी भी है, प्राइवेट भी है, दोनों स्तर पर चलाई जाती है। सरकार के पास उतना वित्त भी नहीं है कि सारी योजनाओं को अपने हाथ में लेकर कर सके। गैर सरकारी संगठन का कदम से कदम मिलाकर सामाजिक कार्यों में सहयोग कर रही है। सामाजिक व आर्थिक संचार में सुधार के द्वारा आर्थिक विकास में तेजी लाया जा सकता है, यानी सामाजिक और आर्थिक संचार में क्या करेंगे? सुधार के द्वारा आर्थिक विकास हम लोग तेजी ला सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं गैर सरकारी संस्था सेवा क्षेत्र में विकास का सहयोग करता है। लास्ट में लिखेंगे, अतः यहां लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप लिख सकते हैं, अतः गैर सरकारी संस्था जो है सेवा क्षेत्र के लिए विकास के लिए सहयोग करता है। हो गया उदाहरण, बस इतना काफी हो गया, ज्यादा नहीं लिखना है। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिहाज से भी ये है कि योजनाओं और उसके प्रारंभ होने के वर्षों के नीचे दिखाया जा रहा है, जिसको आपको याद करना है, जिसको आपको क्या करें? याद करना जरूरी है, आप कह सकते हैं, समझ गए? जिसको याद करना क्या करना है? जरूरी है। तो कह सकते हैं काम के बदले अनाज। यह योजना कब शुरू हुआ? जब आप काम कीजिएगा तो अनाज मिलेगा। अभी भी गांव में देखिएगा तो 5 किलो गेहूं दीजिएगा तो भर दिन आपका काम कर देगा, 7 किलो गेहूं दीजिएगा तो भर दिन आपका काम कर देगा। लेकिन अब गेहूं का बदला काम नहीं लोग करता है, अब रुपया देता है। तो यह योजना कब लागू हुआ? 14 नवंबर 2004 को। यह फैक्ट है, आप कुछ भी कीजिएगा इसको याद करना होगा, तभी आपको यह चल पाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब शुरुआत हुआ? 1980 ईस्वी, इसको लिख लीजिएगा। ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1979 ईस्वी में। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1983 ईस्वी में। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 20 अक्टूबर 1980 ईस्वी में। लगभग 80 के दशक में सब योजना शुरू हुआ। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ? 1989 ईस्वी में। समझ गए? स्वयं सहायता समूह और नरेगा, यह सब आपका योजनाएं हैं, आप याद कर सकते हैं इसका कब शुरू हुआ। और हमारे देश में बहुत सा रोजगार देने वाले कार्यक्रम हमारे सरकार ने चलाते आ रहे हैं और चल रहे हैं। तो आप कहेंगे हमारे योजनाओं और उसके प्रारंभ होने की वर्षों नीचे दिखाया गया ही, यह नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा भारत में, क्योंकि चैप्टर ही रोजगार का पढ़ रहे हैं और सेवा का पढ़ रहे हैं, तो कहेगा भारत में रोजगार प्रदान करने के लिए तो कौन कौन सी योजना चलाया गया है। तो इसमें 3-4 योजना का आप नाम याद रखेंगे। काम के बदले अनाज, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, स्वयं सहायता समूह, नरेगा, मनरेगा जिसको अभी आप कहते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय योजना जो गांव में सड़क बनाता है, वृक्षारोपण करता है, वह कह सकते हैं। इतना रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार ने योजना चलाया है। आगे आइए, सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास के रूप में क्या किए गए हैं, वर्णन कीजिए। अब देखिए सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास क्या किया गया है, इसको वर्णन करना है, तो लिख देना है। तो राष्ट्रीय, अभी जो यह सब सेवा क्षेत्र के लिए ही, यह सब देखिए सेवा क्षेत्र के लिए नहीं, रोजगार प्रदान करने के लिए किया गया है। तो हम लिखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के द्वारा रोजगार सृजन करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे काम के बदले अनाज, अभी जितना पढ़े हैं लिख देंगे, बहुत सुंदर से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण युवा रोजगार गारंटी कार्यक्रम, समेकित विकास ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, स्वयं सहायता समूह, नरेगा इत्यादि उपर्युक्त सेवाओं के माध्यम से देश के बेरोजगारी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। देश के बेरोजगार लोगों के करीब 62% लोगों को योजनाओं के द्वारा रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में रोजगार को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किया जा रहा है। सेवा क्षेत्र के द्वारा 38% शहरी बेरोजगार को दूर किया जा सकेगा। नरेगा विश्व के सबसे बड़ी योजना मानी जाती है। नरेगा जो है अभी महात्मा मनरेगा हो गया, इसको विश्व की सबसे बड़ी योजना मानी जाती है। तो सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास के रूप में क्या किया जा रहा है, यानी रोजगार सृजित करने के लिए, यानी बेरोजगार हटाने के लिए, बेरोजगार समाप्त करने के लिए सरकार ने अनेक प्रकार की योजना लाया है, वह लिख देंगे, जो कि पहले भी बताया है और यहां भी बताया है। इस प्रकार से आपका सवाल बनेगा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, भारत विश्व की सेवा प्रदाता के रूप में, अब इसके यह हेडिंग है। अब इस पर क्वेश्चन कैसा पूछेगा यह सुनिए। विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता के रूप में किस तरह से जाना जाता है, उदाहरण दीजिए। विश्व के लिए, पूरा विश्व के लिए भारत जो है सेवा प्रदाता के रूप में जाना जाता है। क्यों? इसके बारे में आपको बहुत सुंदर से लाजवाब तरीका से लिखना है। तो क्या लिखना है? भारत विश्व में दूसरी बड़ी सब जनसंख्या वाला देश है। भारत में चीन के बाद, अभी 2011 की जनगणना के अनुसार चीन के बाद दूसरा नंबर पर भारत ही है, सबसे बड़ा जनसंख्या है, समझ गए, पूरे विश्व में। अतः यहाँ मानव संसाधन सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, उपलब्ध है। उदारीकरण के बाद, यानी 1991 के बाद, उदारीकरण हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, चैप्टर भी है, लेकिन 1991 में उदारीकरण लाया था, ग्लोबलाइजेशन, समझ गए, वह हम पढ़ेंगे आगे। देखिए, उदारीकरण के बाद अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने भारत में अपने उत्पादन के लिए कारखाना खोले, जिससे सर्वाधिक भारतीयों ने सेवा प्रदान किया। देश के बाहर भी भारतीय डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक इत्यादि के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। बाह्य बाह्य स्रोतों रोजगार के कारण भी भारतीय लोगों को कॉल सेंटर इत्यादि में लाखों की संख्या में रोजगार मिले। भारत में उत्तम एवं सस्ता श्रम उपलब्ध होने के कारण विदेशी कंपनी का जमघट शुरू हो गया। भारत में, समझ गए, बहुत सस्ता मजदूर है, क्योंकि रोजगार, जनसंख्या ज्यादा है तो बेरोजगार ज्यादा है, तो यहाँ तो रोजगार श्रम शक्ति तो ज्यादा रहेगा, इसलिए यहाँ के लोग डॉक्टर, इंजीनियर मजदूरी करने के लिए विदेश में जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता के रूप में जाना जाता है। अतः हम कह सकते हैं विश्व के लिए भारत क्या हो जाता है, सेवा प्रदाता के रूप में जाना जाता है। विश्व में लगभग आप जा जाइए, सऊदी अरब में जाइएगा, भारत का बहुत सा मजदूर काम करते रहता है। डॉक्टर तो अमेरिका, स्विट्जरलैंड, सब जगह भारत की डॉक्टर आपको मिलेगा, समझ गए। तो यहां से पढ़ लिख कर दूसरा देश में भी डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक लोग सेवा कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, जहां जनसंख्या कम है, जहां तकनीकी कम है, यहाँ का तकनीकी वहां जा रहा है। तो विश्व के लिए सेवा प्रदाता के रूप में भारत उभरता है कि नहीं है? उभर भी किया है। क्यों उभरा है हम लोग लिख दिए हैं, आगे हम पढ़ सकते हैं। विश्व के लिए भारत का एक उत्तम सेवा प्रदाता के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? अभी हम पढ़े, लगातार विदेशी पूंजी निवेश, कॉल सेंटर का विस्तार इत्यादि श्रेष्ठ उदाहरण है। इस सब का उदाहरण है। विदेशी पूंजी निवेश कब से होने लगा? 1991 में, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब उसमें क्या हुआ था कि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण लाया, मतलब जो विदेशी कंपनी लगाना चाहता था उसमें छूट दे दिया और बहुत सारा कंपनी आ गया, तो यहाँ का रोजगार मिल गया, समझ गए, यहाँ रोजगार मिल गया। ये सब उदाहरण आप दे सकते हैं। कॉल सेंटर, तो बाह्य स्रोत या आउटसोर्सिंग, जब बहुराष्ट्रीय कंपनी या अन्य कंपनियां संबंधित नियमित सेवाओं एवं स्वयं अपनी कंपनियों को बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्था या समूह से प्राप्त करती है, तो उसे बाह्य स्रोत कहा जाता है। मतलब जब भी कोई कंपनियां अपना किसी अन्य स्रोत से कोई कर्मी को रखता है तो उसे हम बाह्य स्रोत कहेंगे। यह बात समझिए। विशेष समझने कितने बात नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, इतना तक लिख दीजिएगा तो काफी हो गया।
ज्यादा लंबा लिखने की जरूरी नहीं, क्योंकि आप 10th के बच्चे हैं, कोई अभी बीए चाहे कोई बीपीएससी का आपको एग्जाम नहीं देना है, बहुत बेसिक समझना है, ज्यादा नहीं समझना है, ठीक है। सेवा क्षेत्र में बुनियादी सुविधा क्या क्या होता है यह समझ लीजिए। कॉम लिख सकते हैं, आर्थिक सेवा होता है, गैर आर्थिक कार्य होता है, आर्थिक वित्त, ऊर्जा, यातायात, संचार, गैर आर्थिक, शिक्षा, नागरिक सेवाएं, स्वास्थ्य, यह सब सेवा क्षेत्र की बुनियादी सुविधाएं हैं। यह सब क्या है? सेवा क्षेत्र के बुनियादी सुविधाएं हैं। जैसे सेवा क्षेत्र के बुनियादी सुविधाएं में यह भी आता है कि कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, आईआईटी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आईटीएम, इंजीनियरिंग कॉलेज, यह सब क्या होता है? बुनियादी सुविधा है। तो यह सब थोड़ा सा याद रखेंगे। यह आईटी क्षेत्र का है, बिना आईटी क्षेत्र का है। इसमें भी हम कह सकते हैं, बहुत सुंदर से कह सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ बीमारू राज्य का मतलब हम पहले भी बता दें, उन राज्यों को कहा जाता है, कहा नहीं, कहा जाता है जहां मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, शिक्षा, परिवहन, अस्पताल, रोजगार आदि की अच्छी स्थिति ना हो, उसे बीमारू राज्य कहते हैं। सेवा क्षेत्र के बारे में देखिए, मानव पूंजी सर, मानव पूंजी क्या है? तो आप कह सकते हैं मानव पूंजी के 5 घटक होते हैं। क्या क्या होता है? अगर आपके पास पूंजी होगा, आप तो मानव है कि नहीं है, आप मनुष्य हैं कि नहीं है, जरूर है मनुष्य, तो आपके पास 5 घटक होना चाहिए। होता है पहला भोजन, जब भी आप कोई पैसा कमाएंगे, रोजगार करेंगे तो पहले भोजन करेंगे, उसके बाद वस्त्र खरीदेंगे, वस्त्र से पैसा बनेगा तो आवास खरीदेंगे, आवास बनाने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, यह सब आप लोग ध्यान देंगे। यह मानव पूंजी का 5 घटक है। मानव के पास पूंजी होगा तो यह सब 5 सुविधाएं प्राप्त करेगा। चलिए, भारत में बुनियादी सेवाओं या आधारभूत ढांचा का वर्णन करना है। आधारभूत ढांचा क्या क्या है हम लोग वर्णन करेंगे। जो अभी पढ़े हैं यह आधारभूत ढांचा, बुनियादी सेवाएं, उसके बारे में हमको वर्णन करना कह रहा है। यह दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होगा। यह कौन सा क्वेश्चन होगा? यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में देखा जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, यह दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। बस 4-5 सवाल में आपका चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आगे आएंगे। भारत में बुनियादी सुविधा अथवा आधारभूत ढांचा रीढ़ हड्डी के समान है। रीढ़ की हड्डी के समान है, यहां आप सुधार कर लेंगे तो सेंटेंस बन जाएगा। रीढ़ के हड्डी के समान है यानी बैकबोन के समान है, समझ गए। बुनियादी सुविधा है, ठीक है। बुनियादी मतलब होबे करता है, फंडामेंटल, समझ गए। इसके बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। बुनियादी सुविधा या आधारभूत ढांचा को 2 भागों में बांटा गया है। जो बिना विकास की गई है, जो निम्नलिखित है। जो बिना विकास की गई है, यह हटाइए, जो निम्नलिखित है काफी है, जो निम्नलिखित है काफी है। 2 भागों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित है। पहला है आर्थिक आधारभूत संरचना। इसे इसका संबंध प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास के क्षेत्रों से है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र को शामिल किया, यहाँ क्षेत्र जोड़ लीजिए, को शामिल किया गया है। जैसे वित्त, बैंकिंग सेवा, बीमा सेवा क्षेत्र, ऊर्जा, कोयला, विद्युत, गैस, पेट्रोलियम, यातायात, रेलवे, सड़क, वायुयान, जलयान, संचार, डाक, टेलीविजन, अन्न, यह सब है आधारभूत आर्थिक आधारभूत संरचना। याद रखेंगे यह सब आर्थिक आधारभूत संरचना। यदि 2 नंबर में पूछेगा आर्थिक आधारभूत संरचना क्या है, तो यह 2-3 कम से कम याद रखेंगे आप लोग। तो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना क्या? यह प्रत्यक्ष रूप से मानव की क्षमता एवं उत्पादन में वृद्धि कर आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं नागरिक सेवाएं। बहुत सुंदर से इसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत लाजवाब तरीका से पढ़ सकते हैं। देखिए एक स्लाइड में यह पूरा क्वेश्चन हम लोग ला दिए, समझ गए। आधारभूत संरचना किसे कहते हैं तो यह भी जान लेते हैं। अब बहुत देर से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना, तो इसको किसे कहते हैं वह भी देख लीजिए। आधारभूत संरचना से तात्पर्य उन सुविधाओं और सेवाओं से है जो देश उन सेवाओं से है लिख सकते हैं जो देश के आर्थिक विकास की अवस्था में होती है, जैसे वित्त, ऊर्जा, संचार, नागरिक सेवा, शिक्षा इत्यादि। समझ गए, यह बात आप लिख सकते हैं बहुत सुंदर से, समझ गए। आर्थिक संरचना, आर्थिक संरचना, संरचनाएं का क्या महत्व है, आर्थिक संरचनाएं का क्या महत्व है, यह आप लिख सकते हैं। ये 2 बार संरचना का कोई मतलब नहीं होता है, तो लिखेंगे आर्थिक संरचनाएं लोगों को खुशहाली में वृद्धि करता है। आर्थिक संरचना क्या करता है? लोगों को खुशहाल बनाता है। आर्थिक विकास में सभी क्षेत्रों के
सभी क्षेत्रों में संबंध होता है। आर्थिक विकास का संबंध सभी क्षेत्रों से होता है। आर्थिक संरचना के अंतर्गत वित्त, ऊर्जा, यातायात, संचार को शामिल किया गया। तो देखिए आर्थिक संरचना के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया गया, वही चीज यहां भी शामिल किया गया है। संरचनाएं का क्या महत्व है वही लिख सकते हैं। आर्थिक संरचना के बिना लोगों को खुशहाल देखना संभव नहीं है। आर्थिक में खुशहाली में वृद्धि होता है, जो आदमी की खुशी होता है, जो मनुष्य की खुशी होता है वह होता है। तो इसका महत्व नहीं है, बहुत ज्यादा महत्व है। जब आदमी की खुशी से, आपके खुशी से बढ़ के कुछ है। आप खुश तब रहते हैं जब देखिए ज्यादा कमा लेते हैं, लेकिन तभी खुश रहिएगा जब आर्थिक संरचना रहेगा, आर्थिक संरचना आपके पास रहेगा। ठीक है, आगे आइए। वैश्वीकरण का प्रभाव देश की सेवा पर क्या पड़ा, तो उसके बारे में लिखना है। वैश्वीकरण जैसे 1991 में आया था, वैश्वीकरण से क्या प्रभाव पड़ा वह लिख सकते हैं। रोजगार बढ़ा। देखिए वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र के काफी विस्तार हुआ। सेवा क्षेत्र में बहुत, जब देखिए वैश्वीकरण का मतलब होता है, थोड़ा सा बता देते हैं। 1991 में हुआ कि देश में जितना भी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो रहा था, तो उस समय हुआ था कि सरकार ने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, उदारीकरण लाया और बोला कि जितना भी राष्ट्रीय कंपनी है, विदेश के लोग हैं, भारत में आकर कंपनियां खोल सकता है। जब कोई यहाँ कंपनियां खोलेगा, कोई फैक्ट्री लगाएगा, यह रोजगार तो सृजन होगा। उसी के बारे में कह रहा है कि सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सेवा क्षेत्र बहुत ही उछाल हुआ है, क्योंकि नौकरी दे रहा है सबको। समझिए, लोगों को दूसरे देश में जाकर रोजगार करने की खुला अवसर मिला है। भारत में श्रम संसाधन की प्रचुरता है। सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वैश्वीकरण के स्तर पर काफी विस्तार हुआ है। हाल ही वर्षों में व्याप्त मंदी के कारण सेवा क्षेत्र में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जब पूरा मंदी हो गया तो सेवा क्षेत्र में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, परवे करेगा। बहुत सुंदर से लिख सकते हैं, या 2 नंबर का सवाल रहेगा। ठीक है, तो मंदी का असर भारत पर क्या पड़ा, जो मंदी था उस पर भारत का असर क्या। देखिए मंदी एक जगह कहीं भी हो, अगर बिहार में अगर गरीबी है तो पूरा देश समझिए गरीब है। अगर बिहार अगर खुशहाल हो जाएगा तो पूरा देश खुशहाल होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो इसलिए मंदी पूरे विश्व में है तो भारत पर भी असर होगा। तो भारत पर मंदी का असर कम पड़ा, क्योंकि यहाँ के पूंजी बाजार काफी मजबूत अवस्था में था। अब देखिए कम या ज्यादा जरूर पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगा। समझ गए, असर सब पर पड़ता है। समझ गए, तो यहाँ का पूंजी बाजार अच्छा होने के कारण यहाँ क्या पड़ा, असर कम पड़ा। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफी विकसित व मजबूत है। हमारा आधारभूत संरचना कमजोर होने के बावजूद भी वर्तमान मंदी का असर हमारे देश में कम पड़ा। तो मंदी के कारण विश्व स्तर पर रोजगार के अवसरों में कमी आई, जिसका महत्व देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। जिसका महत्व क्या पड़ा, देश के, जिसका क्या पड़ा, देश के अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। जब रोजगार की अवसर कम हो गई तो देश के अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा ही। रोजगार कम होगा तो देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा ही। यही बात आप लिख देना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। बस यह आपका लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है। ये सब पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक बार पढ़ा दीजिए। यह सब हम पीछे पढ़ चुके हैं, एक बार हम पढ़ देते हैं। ठीक है, वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा, लिखें। वर्तमान आर्थिक मंदी की बात कर रहा है, अभी की बात कर रहा है। यह आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जाएगा, बड़ा सवाल होगा। ठीक है, आर्थिक विकास किसी राष्ट्र और राज्य की सतत प्रक्रिया है। आर्थिक विकास क्या है, किसी राज्य और देश की सतत प्रक्रिया है। मंदी के कारण आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाते हैं। वर्तमान आर्थिक मंदी के कारण सेवा क्षेत्र काफी प्रभावित हुआ है। भारत के घरेलू मांग मजबूत होने के कारण मंदी का उस पर असर पड़ा। भारतीय पूंजी बाजार काफी मजबूत स्थिति में है। यहाँ के इंजीनियर आज भी आउटसोर्सिंग में लगे हुए हैं। यहाँ के इंजीनियर क्या है, आज भी बाहर जाकर काम कर रहे हैं। समझ गए, मंदी का असर रोजगार सृजन पर पड़ा है। यहाँ का निर्यात उद्योग काफी खराब स्थिति में आ गया है। सरकारी समर्थन के बावजूद निर्यात का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है। विदेशों से प्राप्त होने वाली आय में काफी कमी आई। भारतीय पूंजी बाजार के मजबूत मानवीय श्रम के विशाल श्रम के उच्च दक्षता एवं विशाल श्रम शक्ति के कारण 21वीं सदी में भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है। 21वीं सदी में भारत एक क्या होगा, आर्थिक
महाशक्ति के रूप में उभरा है। ऐसा नहीं है कि भारत में आर्थिक क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ा है। तो हम लिख सकते हैं, अतः वर्तमान आर्थिक मंदी के प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र पर पड़ा है, लेकिन उतना नहीं पड़ा है जितना पूरे विश्व में पड़ा है। समझ गए? यही क्वेश्चन के साथ आपका यह पूरा चैप्टर समाप्त होता है। मैं आपका यह वीडियो भी समाप्त करता हूं। वन शॉट में आपका पूरा क्वेश्चन बना दिया हूं, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, ना ही कुछ आएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।